नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग वैदिक काल पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में आपने वैदिक काल के विषय में ही पढ़ा है, उसी को आज आगे बढ़ाना है और वैदिक काल पर आज तीसरा वीडियो, मतलब कि ऋग्वैदिक काल का आज आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ हम आपसे कल जो बात किए थे ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर, उसके पहले ऋग्वैदिक काल की कुछ बेसिक बातों को बताया था और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी क्लास में बार बार इस पर फोकस किया है, कहा है कि इतिहास कठिन नहीं है, बस उसको ठीक ढंग से समझने की ज़रूरत है। अगर इतिहास को भी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से वह इतिहास साइंस की तरह हो जाएगा और भूलने की संभावना कम हो जाएगी। बार बार बच्चों का कमेंट आ रहा है वीडियो में, मैं देखता हूँ कि सर कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि बीच में छोड़ देंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी कहा था, शायद किसी वीडियो में बोला था, मुझे याद नहीं है, और फिर से मैं उस चीज़ को रिपीट करते रहा हूँ कि आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिए, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखेंगे कि जो चीज़, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू से लेकर के अंत तक आप देखेंगे कि क्रमबद्ध ढंग से डेली आपको एक वीडियो मिलते जाएगा। बीच बीच में हम अन्य चीज़ों की भी शुरुआत करेंगे, अन्य टॉपिक से रिलेटेड, जो सेगमेंट से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स होंगे, मेन जो टॉपिक होंगे, उसको भी हम यहाँ पर डालेंगे। जो हमारी टीम के बाकी टीचर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, उनके भी कुछ वीडियोज़ पढ़ेंगे। चूँकि ऑफलाइन क्लास के विषय में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव की भी चर्चा हो रही है, तो पता नहीं ऑफलाइन क्लास कब हो कब ना हो। और इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के हम लोगों ने ये देखा कि फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही बच्चों के नज़दीक पहुंचा जाए और बच्चों को लाभ दिया जाए। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बीच तक, आप कह सकते हैं सेकेंड वीक तक आते आते एक कंप्लीट ऑनलाइन बैच देंगे। सारे टीचर हमारी टीम में जो हैं, टीचर अच्छे हैं, सब आप जानते हैं, नहीं तो आप परिचित हो जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। तो ऑनलाइन बैच, कंप्लीट ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा और जब ऑफलाइन की शुरुआत होगी तो फिर हम लोग ऑफलाइन में आएंगे। तो ऑफलाइन तो जब स्टार्ट होगा तो होगा, पता नहीं कितने महीने लगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और हो सकता है कि तब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाए। चूँकि यूपीएससी ने अपना डेट फिक्स कर लिया है, यूपीपीसीएस भी हो सकता है बहुत जल्दी डेट फिक्स हो जाए, यूपीपीसीएस का फिक्स हो जाए। तो परीक्षाएं तो अपने समय पे होंगी और तैयारी भी आपको अपने साथ इसके साथ करना है। तो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, चूँकि समय आपको मिल गया है, तो इसलिए अच्छी तरीके से आप कोर्स को रिवीजन कीजिए, तैयार कीजिए। और इसीलिए हम आपके सामने आए हैं कि जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी उस दिक्कत की हम भरपाई करेंगे, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट जो भी सेगमेंट है, जैसे हिस्ट्री चल रहा है, सभी सेगमेंट के कुछ वीडियो जिसमें हम डालेंगे और साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के भी वीडियोज़ डालेंगे। हम देख रहे हैं अगर जल्दी ऑफलाइन की शुरुआत नहीं होती है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सब कुछ मुख्य बातें जो चैनल से आपको लाभ मिलेगा उसकी मैं बात कर रहा था। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इस ऋग्वैदिक काल में हमने
इसकी जो मुख्य बातें थी उसकी चर्चा हमने 2 दिनों में किया। अब आज आखिरी जो 2 मुख्य बातें बची रह गई है कि इसके सामाजिक स्थिति की, इस समय की क्या समाज की स्थिति थी और इस समय की सांस्कृतिक स्थिति की। तो 2 चीज़ों में हम आज 2 चीज़ों की चर्चा करेंगे, एक इसकी सामाजिक स्थिति और एक इसकी सांस्कृतिक स्थिति है। मतलब ऋग्वैदिक काल का ये तीसरा वीडियो है। जो लोग भी इसके पहले की क्लास को नहीं देखे होंगे उनके लिए संदेश है कि वो सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो को देखें, तो सिस्टमैटिक तरीके से क्या होगा कि उनका टॉपिक तैयार होते चला जाएगा। तो ये ऐसा, जो पहली बार देख रहे हो ऐसा ना सोचे कि ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हो रही है। ऋग्वैदिक काल का तीसरा वीडियो है, 3rd पार्ट है। तो अब देखिए सामाजिक, चूंकि अब पहले की बातों को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, तो सीधे हम उसके आगे की बातों को लेते हैं। अब सामाजिक स्थिति की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वह गोत्र पर आधारित समाज था। क्या था यहाँ पर कि गोत्र पर आधारित समाज था ऋग्वैदिक कालीन समाज। मतलब वह जो मानवों का वह समूह कह सकते हैं इसको, जो गाय की रक्षा करने के लिए एकत्रित हुआ था, उसी को गोत्र कहा गया। यहाँ पर एक मूल वंश से उत्पन्न जो लोगों का समूह था उसको गोत्र नहीं कहा गया। उस गोत्र प्रथा की शुरुआत तो उत्तर वैदिक काल में होती है। यहाँ पर क्या था कि चूंकि हमने कल की क्लास में कहा था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु ऋग्वैदिक काल में गाय को माना जाता था, गाय के लिए ही युद्ध होता था। तो गाय की रक्षा करने के लिए जो लोगों का समूह इकट्ठा हुआ था उसी को कहा गया। तत्कालीन समय में क्या था कि उसी को हम एक तरह से समाज का दर्जा देंगे, ठीक है, कि गोत्र कह सकते हैं कि गाय की रक्षा करने के लिए लोगों का समूह इकट्ठा हुआ था, उसको गोत्र कहा गया। तो कहने का मतलब ये है कि गोत्र पर आधारित समाज था कि एक जगह एक समूह बना के लोग रह रहे हैं, एक दूसरी जगह फिर एक समूह बना के लोग रह रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? गाय की रक्षा करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने कहा कि गोत्र प्रथा का भी उदय नहीं हुआ है, वह उत्तर वैदिक काल में होता है। यहाँ पर जो गोत्र का मतलब ये था कि गाय की रक्षा करने के लिए जो मानवों का समूह एकत्रित हुआ उसको गोत्र कहा गया। बस सिंपल सी इतनी सी बात देखेंगे। अब देखिए हम जो आपको बताए थे कि जब भी किसी काल की सामाजिक स्थिति की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो समाज को 3 भागों में बांट करके देखेंगे। एक वर्ग आधारित समाज, दूसरा लिंग आधारित समाज और तीसरा अर्थ आधारित समाज। उसी चीज को देखेंगे। तो अब अगर उसको हम देख लेते हैं तो इसका मतलब समाज के इंटायर बातों को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कि हम अगर समाज के विभिन्न तत्व, हम कह सकते हैं इसको विभिन्न तत्वों की जो चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ग आधारित समाज, ठीक है, फिर हम देखेंगे लिंग आधारित समाज, और फिर देखेंगे अर्थ आधारित समाज। अब देखिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम लेते हैं वर्ग आधारित समाज। माने हमने आपसे कहा है कि 3 चीजों की जब चर्चा होगी तो समाज की इंटायर बातों की चर्चा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए वर्ग आधारित समाज में ये था कि तत्कालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण का मतलब यहाँ पर जाति से नहीं है, वर्ण का मतलब होता है क्षमता या व्यवसाय से, ठीक है, कि जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा हुआ था उसको उस वर्ण का मान लिया जाता था। तो हमने कहा कि यहाँ पर वर्ग आधारित समाज में हम देखेंगे कि तत्कालीन समाज, अब एक एक करके आइए, समाज में आपने ये स्ट्रक्चर को देख लिया, एक एक स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने कहा वर्ग आधारित समाज। वर्ग आधारित समाज, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने कहा कि तत्कालीन जो समाज था
वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसका आधार क्षमता या व्यवसाय होता था। मतलब जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा हुआ था, जिस कार्य में लगा हुआ था, उसको उस वर्ण का मान लिया जाता था। सीधी सी बात है। अब देखिए, इस समय के 3 मुख्य वर्ण का, ऋग्वेद में 3 मुख्य वर्ण का उल्लेख आता है। ठीक है, प्रमुख वर्ण, ये 3 मुख्य वर्ण का उल्लेख आता है। एक है पुरोहित वर्ग, दूसरा है योद्धा वर्ग, और तीसरे में है सामान्य जन। सामान्य लोग थे। ठीक है, अब देखिए, इसको सामान्य जन कहेंगे या सामान्य वर्ग कहेंगे, एक ही बात है। अब देखिए, 3 ऋग्वेद में मुख्य रूप से जो 3 प्रकार के कार्य करने वाले लोगों का वो देखा गया, और इसलिए ऋग्वैदिककालीन समाज को 3 वर्गों में बांट दिया गया। सिंपल सी बात है। तो पहले वर्ग में हमने रखा पुरोहित वर्ग को। मतलब पुरोहित का उस समय देखा गया कि कुछ ऐसे वर्ग, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो पूजा इत्यादि धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं और लोगों को शिक्षा देने में लगे हुए। तो पुरोहित वर्ग का जो मुख्य कार्य था वह धार्मिक कार्य और शैक्षणिक कार्य, लोगों को धार्मिक बातों, धर्म से संबंधित चीजों को बताना और लोगों को शिक्षा देना, एक था समाज का वर्ग पुरोहित वर्ग। दूसरा वर्ग है योद्धा वर्ग। देखा गया समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जिसका काम था समाज के लोगों की रक्षा करना। ठीक है, यह योद्धा वर्ग, इसी को शासक वर्ग भी कहते हैं। तो एक वर्ग था जो समाज के लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराता था, उसको कहा गया योद्धा वर्ग। और तीसरा है सामान्य वर्ग, अर्थात कृषि पशुपालन के माध्यम से लोगों को जो जीविका उपलब्ध कराते थे उसको कहा गया सामान्य वर्ग। इनका काम क्या था कि कृषि पशुपालन करके समाज के लोगों को जीविका उपलब्ध कराना, मतलब खाने पीने की व्यवस्था कराना। तो इनका ये काम ये था सामान्य वर्ग। तो 3 प्रकार के हम देखिए कार्य करने वाले समाज में लोग मिले। इसी में आप देखेंगे कि कृषि के काम करने वाले लोग हैं, पशुपालन करने वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे जो शिल्प उद्योग में लगे हुए थे। तो ये सब जो काम करते थे और इससे बाकी लोगों की जीविका की उपलब्धता होती थी। तो यहाँ पर हमने कहा कि समाज में कुल मिलाकर के 3 वर्ण का हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक समाज में। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल के अंत में जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख आता है। तो देखा गया कि ऋग्वैदिक काल के समाप्त होते होते, अंत होते, जो ऋग्वेद के 10 मंडल है उसमें से 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख आता है। प्रारंभ में केवल 3 वर्ग का ही उल्लेख आता है। तो ये था वर्ग आधारित समाज की बातें कि ऋग्वेद में जो समाज में जितने प्रकार के लोग रहते थे उनकी हमने बात की। अब देखिए, दूसरा है एक लिंग आधारित समाज। लिंग आधारित समाज, अब इसमें देखिए, लिंग आधारित समाज में हमने कहा है कि इसमें जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। लिंग आधारित समाज की मुख्य बात है, और जिसमें अर्थात कि जिस समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी उसे अच्छा समाज, उन्नत समाज माना जाता था। जिसमें स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी वह समाज अच्छा नहीं माना जाता था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है कि लिंग आधारित समाज में हम देखेंगे कुल मिलाकर के कि यद्यपि ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन बावजूद इसके ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। पितृसत्तात्मक समाज होने के बाद भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ऋग्वेद में पत्नी के लिए जायदस्तम शब्द का उल्लेख आता है, अर्थात पत्नी ही गृह है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज के बावजूद भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ऋग्वेद में पत्नी के लिए
जायदस्तम शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ होता है पत्नी ही गृह है, घर है। मतलब इससे अब आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में पत्नी को कितना महत्व दिया जाता था। तो ये आपने देखा कि हमने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज के बावजूद भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अब देखिए, हमने जो कहा कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तो इसे अब किस रूप में हम समझ सकते हैं? इसके लिए जो ऋग्वेद में उल्लेख आता है, उस उल्लेख को यहाँ पर हम प्रमाण के रूप में देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जिसे निम्न साक्ष्य से, निम्न प्रमाणों से समझा जा सकता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, इन सभी चीजों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जो टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें इन सभी चीजों का उल्लेख हुआ है। अब देखिए, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तो प्रत्येक क्षेत्र में हम बात करके देखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें क्या अधिकार मिले हुए थे, आर्थिक क्षेत्र में क्या था, सामाजिक क्षेत्र में क्या था, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या था। सभी क्षेत्रों में देखेंगे कि पितृ प्रधान समाज के बावजूद भी सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को अधिकार मिले थे, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र, फिर आर्थिक क्षेत्र, फिर सामाजिक क्षेत्र, और इसके बाद आता है सांस्कृतिक क्षेत्र। अब देखिए, एक एक करके चलते हैं। राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को सभा, समिति एवं विदथ में भाग लेने का अधिकार मिला हुआ था। तो चूंकि ये तीनों राजनीतिक संस्था थी, एक प्रकार से कह सकते हैं। सभा, समिति, विदथ के विषय में हम डिटेल से कल बता चुके हैं, कल की वीडियो में आप देखेंगे। तो उसमें स्त्रियों को प्रवेश करने का अधिकार मिला हुआ था। इसका मतलब स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे। दूसरी बात, आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे, जो अविवाहित कन्या होती थी, जिसको कि अमाजू कहा जाता था, अविवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता था, उसे अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिला हुआ था। इसका मतलब आर्थिक दृष्टिकोण भी उनकी ठीक है, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति अच्छी है। अब देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मतलब कि जो स्त्रियों को समाज में नीचे की ओर ले जाता है, निचले दर्जे में रख देता है, उन सभी चीजों का यहाँ पर अभाव मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि ऋग्वेद समाज की अगर बात है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में हम देखेंगे कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, यह एक सामाजिक अभिशाप है, कुरीति है, बाल विवाह, इसका प्रचलन नहीं था। दूसरी बात देखेंगे, एक दूसरी समाज की कुरीति सती प्रथा, इसका भी प्रचलन नहीं था। तीसरी बात देखेंगे, पर्दा प्रथा, इसका भी प्रचलन नहीं था। तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो समाज में स्त्रियों को नीचे की ओर ले जाता है, उन सामाजिक कुरीतियों का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। इसका मतलब कह सकते हैं स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि दहेज प्रथा, इसका प्रचलन था, दहेज प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पे कहीं ये भी एक सामाजिक बुराई है? नहीं, ये सामाजिक बुराई तत्कालीन समाज के लिए नहीं थी, इसलिए कि दहेज किसको कहा गया, दहेज वहां पर कोई डिमांड नहीं होता था। मतलब पिता शादी के अवसर पर जब अपनी पुत्री को स्वेच्छा पूर्वक कुछ जो उपहार देता था, उसको दहेज कह दिया गया। यह बाध्यकारी नहीं था कि आज जैसे कि लड़का IAS हो गया है, लड़का PCS हो गया है, तो 2 करोड़ रुपए चाहिए, बड़ा सा बंगला चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए। ये सारी चीजें वहां पर नहीं थी। वहां पर यह था कि विवाह के अवसर समय में पिता जो स्वेच्छा पूर्वक अपनी पुत्री को कुछ उपहार देता था, उसको यहाँ पर दहेज कह दिया गया। तो दहेज प्रथा का प्रचलन था, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। ठीक है, दहेज प्रथा का प्रचलन था, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो ये सब जो हम कहे कि जो सामाजिक कुरीतियां थी, उससे परहेज किया गया, जिससे समाज में स्त्रियों को
ऊंचा दर्जा मतलब मिल सकता है, स्त्रियों की स्थिति अच्छी हो सकती है, उन सबों का प्रचलन था। तो कहने का मतलब कि इन सारी चीज़ों को अगर देख लेते हैं तो हमें यह लगेगा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। दूसरी बात यहाँ पर अब हम सांस्कृतिक क्षेत्र में देखेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं कि स्त्रियों की स्थिति के विषय में, तो उसमें सबसे पहली बात कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार मिला हुआ था। एक बात, पहली बात कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार मिला हुआ था। दूसरी बात कि स्त्रियां अपने पति के साथ धार्मिक अवसरों पर उपस्थित हो सकती थी। धार्मिक कार्यों में उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ये सब बता रहा है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। तीसरी बात हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ था। ऋग्वेद में कुछ शिक्षित स्त्रियों का उल्लेख आता है, जिसमें हम कहें कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षित स्त्रियों का उल्लेख आता है, जिसमें कहेंगे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये सब ऋग्वैदिक काल की कुछ शिक्षित स्त्रियां थी। लोपामुद्रा है, घोषा है, अपाला है, ये सब स्त्रियां ऋग्वैदिक काल की शिक्षित स्त्रियां हैं। तो ये जो हमने जो यहाँ पर लिखा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, और उसके लिए ऋग्वेद में जिन जिन चीज़ों का उल्लेख आया है उसको हमने प्रमाण के रूप में लिखा यहाँ पर, कि इस प्रमाण से हम समझ सकते हैं, साक्ष्य से समझ सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। तो ये आप देखिए, ऋग्वैदिक कालीन में लिंग आधारित समाज में कि यद्यपि पुरुष प्रधान समाज है लेकिन स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। अब आइए यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर अर्थ आधारित समाज में तीसरी बात हम करते हैं, अर्थ आधारित समाज की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अर्थ आधारित समाज में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारे पास प्रमाण है, मतलब ऋग्वेद में जिन चीजों को उल्लिखित किया गया है, जो लिखा गया है, उससे निष्कर्ष निकल सकता है या निकाल सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक समानता नहीं थी बल्कि आर्थिक असमानता थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या है, आर्थिक असमानता। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक असमानता थी। तो ये आर्थिक जो असमानता है, ये कैसे, किस आधार पर हम कहते हैं? कुछ प्रमाण तो होगा, ऋग्वेद में कुछ चीजों का उल्लेख होगा, तो हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर ये है पहली बात कि युद्ध में जिन चीजों की प्राप्ति होती थी, अर्थात युद्ध में जीते हुए वस्तुओं में कबीले के सरदार और पुरोहित वर्ग को अधिक हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, कि कबीले के जो सरदार होते थे और जो कबीले में पुरोहित वर्ग होते थे उनको अधिक हिस्सा मिलता था और कम हिस्सा लूटने वाले को मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से जब बंटवारा होगा तो ये दर्शा रहा है कि समाज में असमानता व्याप्त थी। अगर समानता होती तो लूट के माल में बराबर ढंग से सबका बंटवारा होता, तो बराबर बंटवारा नहीं हो रहा है, बल्कि बंटवारे में हमें विसंगतियां देखने को मिल रही है। तो आर्थिक असमानता है, इसके प्रमाण के रूप में हमने ये बात कहा कि लूट के धन में कबीले के सरदार एवं पुरोहित को अधिक हिस्सा दिया जाता था और लूटने वाले को कम हिस्सा मिलता था। तो ये आर्थिक असमानता को दर्शाता है। यहाँ पर एक और बात, जो आर्थिक असमानता ऋग्वेद में हमें देखने को मिला, तो इसका परिणाम यह हो गया या हो सकता है कि ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। जब भी समाज में आर्थिक असमानता होगी तो दासों का, दास वर्ग का उदय होगा। इस दास प्रथा का जो प्रचलन था, इसे कैसे समझ सकते हैं? तो ऋग्वेद में इसके लिए एक प्रमाण आता है
कि जब पुरोहित को यज्ञ इत्यादि के अवसर पर, धार्मिक कार्यों के अवसर पर जब पुरोहित को दक्षिणा दिया जाता था तो दक्षिणा में दासी दिए जाने का उल्लेख आता है। तो पुरोहित वर्ग को दक्षिणा में, पुरोहित वर्ग को, ठीक है, पुरोहित वर्ग को दक्षिणा में दासी दिए जाने का उल्लेख आता है। इससे यह समझ में आ गया कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था और उस दास को ऋग्वैदिक काल में घरेलू कार्य में लगाया जाता था। तो इसका मतलब दासों की स्थिति, एक तो दास प्रथा का प्रचलन था, यह एक आर्थिक सामाजिक विषमता को दर्शा रहा है, आर्थिक असमानता को दर्शा रहा है। और उससे भी बुरी बात ये थी कि तत्कालीन समय में दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था। जब भी दास को घरेलू कार्य में लगाया जाएगा, दासों की स्थिति खराब होगी। और दास को जब भी हम देखेंगे कि कृषि के कार्य में लगाया जा रहा है, तब दासों की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है। चूंकि यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ था, लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था, इसलिए दास को तत्कालीन समय में घरेलू कार्य में लगाया जाता था। तो यह जो देखिए आपने अभी देखा कि हम सामाजिक स्थिति में समाज के 3 तत्वों की चर्चा की, वर्ग आधारित समाज, लिंग आधारित समाज और अर्थ आधारित समाज। इसमें इंटायर बातों को हमने बताने की कोशिश की कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में किस किस वर्ग के लोग थे, कौन कौन से वर्ण के लोग थे, विभाजन का आधार क्या था, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी और ऋग्वैदिक समाज में आर्थिक समानता थी या असमानता थी। अगर असमानता थी तो उसे निम्न प्रमाण से हम समझ सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे ये ऋग्वैदिक कालीन समाज की स्थिति। अब आइए ऋग्वैदिक कालीन समाज को जो हमने देखा समझा, उसके आधार पर हम समाज की विशेषताओं की भी चर्चा कर सकते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताओं की भी चर्चा कर सकते हैं। तो 2 विशेषता को मुख्य रूप में हम लेते हैं। सबसे पहली बात कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था। पहली विशेषता है कि पितृसत्तात्मक समाज है। और दूसरी विशेषता कि समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। पहली बात कि पितृसत्तात्मक समाज है और समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन है। तो पितृसत्तात्मक समाज है, इसे हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। 2 जो हम आपको उदाहरण बताएंगे या प्रमाण बताएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि तत्कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। पहला प्रमाण है कि परिवार का जो प्रधान होता था वह पिता होता था। तो जब भी हमने कहा कि परिवार का प्रधान कौन है, परिवार का प्रधान पिता होता था पितृसत्तात्मक की पहली बात, जो पहला उदाहरण है, परिवार का प्रधान पिता होता था। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋग्वेद में पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति पाठ करने का जो है एग्जाम्पल, उदाहरण मिलता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए देवता की स्तुति लोग करते थे कि जो पुत्र हो, सुंदर हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, इसके लिए देवता की स्तुति की जाती थी। क्यों? इसलिए कि ऋग्वैदिक कालीन समाज युद्धरत समाज था। तत्कालीन समय में समाज में देखेंगे कि युद्ध के साक्ष्य अधिक मिलते हैं, इसलिए कि गाय की रक्षा करने के लिए जो युद्ध होता था गाय के लिए होता था, गाय संपत्ति का सूचक माना गया है। तो जहां पर समाज में युद्ध की स्थिति रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें योग्य, शक्तिशाली और बलवान पुत्र का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज था। पहली बात उसमें कहा कि परिवार का प्रधान पिता होता था और पुत्र की प्राप्ति के लिए हमने कहा कि ईश्वर की स्तुति की जाती थी कि शक्तिशाली पुत्र हो। तो इन 2 प्रमाणों से हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरी बात हमने कहा, समाज की दूसरी विशेषता
कि तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख आया है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाती है। तो इसका मतलब यह है कि विभिन्न व्यवसाय को अपनाते हुए लोग एक छत के नीचे एक घर में निवास करते थे। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि तत्कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। तो ऋग्वेद में जो एक उदाहरण आया है उस उदाहरण को हमने बताया, जिससे क्लियर हो गया कि समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। तो ये आपने देखा, अभी हम आपको बता रहे थे ऋग्वैदिककालीन समाज की स्थिति को। हम आशा करते हैं कि समाज में जो मुख्य बातें थी जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की। और अगर वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी ठीक ढंग से तो परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। एक एक चीज़ को ध्यान से समझ करके और सिस्टमैटिक तरीके से दिमाग में बैठाते चलना है। अब आइए सांस्कृतिक स्थिति में। सांस्कृतिक स्थिति की जो चर्चा करेंगे तो इसमें कई बातों की चर्चा हम करेंगे। भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ठीक है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, मनोरंजन के साधन की अगर हम बात करें, मनोरंजन है, शिक्षा एवं साहित्य है, और उसके बाद हम इसके धर्म की बात करेंगे। ठीक है, ये सब सांस्कृतिक क्षेत्र की बातें होंगी। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ नहीं है, भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ ऋग्वेद में पेय पदार्थ में सोम रस का उल्लेख आया कि लोग तत्कालीन समय के लोग सोम रस लेते थे। सोम रस से अमरत्व की प्राप्ति होती है, और यह सोमरस की जो उपलब्धता थी कि हिमालय की एक चोटी मुजवंत है, वहां से ही सोमरस की प्राप्ति होती थी। तो सोमरस पेय पदार्थ में हमने कहा कि सोमरस का उल्लेख आया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख आता है। तो यह जो है आपने देखा भोजन से संबंधित बात। अब देखिए वस्त्र में कि इस समय के जो लोग थे, वस्त्र में अलसी के सूत, ऊन तथा मृग के चमड़े को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अलसी के सूत, अलसी के सूत, और दूसरा हमने कहा ऊन एवं मृग के चमड़े से निर्मित वस्त्र का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में 3 प्रकार के वस्त्र का उल्लेख आया है। ठीक है, 3 प्रकार के वस्त्र का उल्लेख आया है, नेवी, वास 1, 2 और 3, अधिवास। ऋग्वेद में 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख आया है, नीवी, वास और अधिवास। ठीक है, तो नीवी जो होता था शरीर के निचले हिस्से में पहनने वाले वस्त्रों को जो पहना जाता था उसको नीवी कहा जाता था। वास जो है वह शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाले वस्त्र को वास कहा जाता था, और अधिवास जो है वह शरीर के ऊपर से जो वस्त्र ढका होता था उसको अधिवास कहा गया। माने शरीर से ऊपर से, शरीर के ऊपर से उसको ओढ़ा जाता था, ढका जाता था, उसको कहा गया अधिवास। तो ऋग्वेद में 3 प्रकार के वस्त्रों का हमें क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये था वस्त्र से संबंधित चीजें जो आपने देखा। अब आइए आवास पर। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि नगर का विकास नहीं हुआ है, इसलिए कि इनका मुख्य पेशा कृषि है ही नहीं है, पशुपालन है, भूमक्कर जीवन है। तो जाहिर सी बात है अस्थिरता के काल में आर्थिक समृद्धता की बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो जब आर्थिक समृद्धता नहीं होगी, नगरों का विकास नहीं होगा। तो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि यह ग्रामीण संस्कृति है,
और इस समय जो हमें घरों के आवास के साक्ष्य मिले हैं, या कह सकते हैं कि जो आवास लोग जहाँ पर रहते थे वे मिट्टी या झोपड़ी से निर्मित आवास में रहते थे। मिट्टी के आवास में रहते थे एवं झोपड़ी के आवास में रहते थे, ठीक है ना। इसी मतलब पक्के ईंट, चूंकि नगरीकरण हुआ ही नहीं तो पक्के ईंट का साक्ष्य नहीं मिलेगा। भगवानपुरा जो हरियाणा में एक जगह है, भगवानपुरा से 13 कमरों वाला आवास का साक्ष्य मिला है। 13 कमरे उसमें बने हुए थे और उसका जो काल है, इसका जो काल है रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर देखा गया कि वह 1600 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का है। तो आवास में आपने देखा कि तत्कालीन समय के लोग मिट्टी से निर्मित आवास या झोपड़ी में निवास करते थे। इसका जो प्रमाण है हमें एक मिला है, ऋग्वेद में चर्चा है भगवानपुरा का, ठीक है ना। और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो हम देखेंगे कि यह जो आवास मिला है, अब उसको हम साहित्यिक साक्ष्य नहीं कहें, पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हैं, कि पुरातात्विक साक्ष्य में यह देखा गया कि भगवानपुरा से जो आवास का साक्ष्य मिला है उसका काल 1600 से लेकर के 1000 BC के बीच का है। इसका मतलब ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग मिट्टी या झोपड़ी से निर्मित आवास में रहते थे। तो ये आप देखिए आवास के विषय में। मनोरंजन के विषय में हम देखेंगे कि तत्कालीन समय के लोग रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, ठीक है, तो इन सब के माध्यम से रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, इन सबों के माध्यम से अपने मनोरंजन का कार्य करते थे। तो मनोरंजन में इन चीजों को आपने देखा, ठीक है, सामान्य सी बात है, बहुत इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए यहाँ पे मिटा दीजिए और अब इसमें हम आते हैं एक शिक्षा एवं साहित्य की बात करें। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा में हम देखेंगे शिक्षा अनुसार सबसे पहले हम शिक्षा की बात करें कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। गुरुकुल पद्धति में था कि बच्चे जब छोटे होते थे तो उनको गुरु के पास, ठीक है, जंगल इत्यादि में जहाँ गुरु एकांतवास करते तो वहाँ पर भेज दिया जाता था और उनके सानिध्य में रह करके बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। उस समय कोई भी चीज लिखने उखने की बात नहीं थी, बैठते थे, गुरु उपदेश देते थे, गुरु समझाते थे, तो मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। आप कह सकते हैं कि गुरुकुल पद्धति के आधार पर लोगों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का जो स्वरूप होता था वो क्या था, मौखिक था। मतलब गुरुजी के दिमाग में जो बातें थी, गुरुजी जो अपने अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति से जिन चीज़ों को समझा था, सीखा था, उसको मौखिक रूप से बैठा करके अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। बच्चों को बैठा दिया और प्रवचन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरुकुल पद्धति का उस समय प्रचलन था। इस समय जो वैदिक ग्रंथों की रचना हुई तो उस वैदिक ग्रंथ जो है, वेद जो है, वेद को श्रुति कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि वैदिक ग्रंथों की जो रचना हुई वह श्रुति के आधार पर होती है। मतलब कि गुरु ने अपने शिष्यों से जिन चीजों को बताया था और शिष्यों ने बाद में चल करके अपने उपदेश के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से क्या किया कि वैदिक ग्रंथों की रचना कर दी। इसलिए वेद को श्रुति कहा गया है। तो ध्यान रखना है कि चूंकि शिक्षा का जो स्वरूप है वह मौखिक था, तो इसीलिए वैदिक ग्रंथ को श्रुति कहा गया, वेद को श्रुति कहा गया कि श्रुति के आधार पर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। अब यहाँ पर देखिए, जो हम साहित्य की बात करें
जो मुख्य रूप से हम शिक्षा में साहित्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर साहित्य हम देखते हैं कि वेद, चूंकि वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वेद शब्द का जो उद्भव होता है संस्कृत के विद धातु से होता है। वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वैदिक साहित्य में हम कहते हैं कि वेद शब्द का जो उद्भव होता है वह संस्कृत के विद धातु से होता है, जिसका अर्थ जो है वह जानना होता है, जिसका अर्थ जानना होता है। अर्थात शिष्य से गुरु ने ज्ञान की प्राप्ति किया, जाना उन चीजों को, उस समय की बातों को, रहस्यमय चीजों को, धार्मिक चीजों को, उन चीजों को जाना। इसलिए वेद को, ये जो इस समय हमने कहा कि वेद शब्द का उद्भव जो है विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब वैदिक ग्रंथों के संकलनकर्ता महर्षि जो कहा गया है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, ठीक है। वैदिक जो ग्रंथ है इसके जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये वैदिक ग्रंथों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। और इस महर्षि कृष्ण द्वैपायन को चूंकि वेद के संकलन करता थे, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी, वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि वेदों के ज्ञाता थे, वेदों के संकलन करता थे, इसलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल के विषय में हमारे पास जानने का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, एक वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से ही इस समय के सभी चीजों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहा जाता है कि एक वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद है इस समय, अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये कहा गया कि ऋग्वेद में जो है ये मंत्रों का संकलन है, धार्मिक चीजों, ऋग्वेद में इंटायर सभी बातों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कुल 10 मंडल हैं जो सभी 10 ऋषियों को समर्पित है, 10 ऋषियों के नाम पर उस मंडल को रखा गया है। तो ऋग्वेद में कहा जाता है कि कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। कुल मंत्र, जो मंत्रों की संख्या क्या है 1000, जो सूक्त है जो लिखित सूक्त मतलब अच्छी उक्ति, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अच्छी उक्ति, 1028 सूक्त हैं। और 1028 सूक्त के साथ साथ 10,580 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। मंत्रों की संख्या जो है, तीसरी बात कि 10,580 इसमें मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में आपने देखा कि वैदिक ग्रंथों के संकलनकर्ता वेद व्यास थे। प्रारंभ में एक वैदिक ग्रंथ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कुल कितने सूक्त हैं और कुल कितने मंत्र हैं, इनको आपने देखा। तो ये था इस समय की हम शिक्षा और साहित्य के विषय में हम बात की। चूंकि हमें जीएस के पर्पज से पढ़ाना है और उतनी बात को ही हमें बताना है जिससे आपका काम हो जाए, परीक्षा में आप प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे लें। ऐसा ना हो कि इतनी बातों को आप पढ़ लें। बहुत से होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़ने में विश्वास करते हैं, ये भी देख लेंगे, और इतना अधिक पढ़ लेते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है और वहाँ पर प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हमें उतनी ही बातों को पढ़नी है जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिमाग की भी क्षमता है, उससे अधिक हम काम नहीं कर सकते हैं। और अगर बहुत अधिक पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं पॉइंट्स को केवल टच कर रहे हैं कि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो फिर गलत न हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। अब देखिए लास्ट में आते हैं, अब हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, धर्म की। तो अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन समाज के धर्म की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली बात, धर्म की क्या विशेषताएं थी, इसको देखिए एक एक करके हम देखते चलते हैं।
कि इस समय चूंकि हर एक काल में धर्म के विषय में देखते हैं, तो यहाँ भी धर्म के विषय में देखेंगे। तो जो ग्रंथ में ऋग्वेद में जिन चीजों का उल्लेख हुआ है, सिर्फ उसी के आधार पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो धर्म के समय में हम जो बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि धर्म की जो विशेषता थी कि ऋग्वेद में ऋत की संकल्पना की गई है। ऋग्वेद में सबसे पहली विशेषता ऋत की संकल्पना की गई है, जिसका ऋत का मतलब होता है नैतिक व्यवस्था, अर्थात नैतिक व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई है ऋग्वेद में। और इस ऋत की नैतिक व्यवस्था के संस्थापक के रूप में वरुण का उल्लेख आया है कि वरुण देवता का मुख्य काम था ऋत की व्यवस्था करना, नैतिक व्यवस्था को स्थापित करना। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ऋत की संकल्पना की गई है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से कि पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि ऋत से तात्पर्य था, ठीक है, इसको स्थापित करने, इस व्यवस्था को स्थापित करने वाले कौन देवता थे। तो हमने बता दिया है, वरुण को बताया गया है कि विश्व में नैतिक व्यवस्था स्थापित करने की ड्यूटी किसकी थी, वरुण की थी। ऋग्वैदिक देवता में तीसरे महत्वपूर्ण देवता है वरुण। तो यहाँ पर हमने कहा कि पहली बार कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में ऋत की संकल्पना की गई है। दूसरी बात कि ऋग्वेद में बहुदेववाद का प्रचलन था, ठीक है, ऋग्वेद में बहुदेववाद का प्रचलन था। एक देवता नहीं है, तमाम देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है, अग्नि है, वनस्पति है, सोम है, ठीक है ना, बृहस्पति है, तो पृथ्वी देवता है, द्यौ है, तो तमाम तरह के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए हमने कहा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में बहुदेववाद का प्रचलन था। तीसरी विशेषता, ऋग्वैदिक कालीन समाज में देवता की प्रधानता थी, देवता की प्रधानता थी, देवियों का उल्लेख कम हुआ है, ठीक है। उषा अदिति के रूप में देवियों का उल्लेख होता है, अधिकांश जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में वह देवता का उल्लेख हुआ है। तो हमने एक लिखा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में देवता की प्रधानता थी, देवियों की स्थिति गौण थी, कम उल्लेख हुआ है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में न तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था और न ही मंदिर का ही हमें अवशेष देखने को मिलता है। तो मंदिर एवं मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं हुआ है ऋग्वैदिक ग्रंथ में। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, मंदिर एवं मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। ये ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। और जो अंतिम महत्वपूर्ण जो बात है, जो अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस समय के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और एक बात दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी किसी भी समाज में पुनर्जन्म की बात होगी, किसी भी काल में पुनर्जन्म की बात होगी, इसका मतलब ये है कि समाज में अच्छे कर्मों को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, कि यह जो व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत का काम करता है, प्रेरित करता है कि हम अच्छा काम करें ताकि अगले जीवन में हम अच्छी योनि में जन्म लें। तो पुनर्जन्म की जब भी बात की जाएगी, मतलब समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन समधर्म की ये तमाम जो विशेषताएं थी, ये महत्वपूर्ण बात है धर्म की। अब देखिए, हमने कहा कि बहुदेववाद का प्रचलन था, ऋग्वेद में बहुदेववाद का प्रचलन था। तो अब देखिए, ये धर्म और इसमें जो बहुदेववाद का प्रचलन था, तो देवता को विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया था। कुछ को कहा गया आकाश के देवता हैं, कुछ को कहा गया ये अंतरिक्ष के देवता हैं, कुछ को कहा गया पृथ्वी के देवता हैं। तो देवता का जो वर्गीकरण हुआ है ऋग्वैदिक काल में, देवताओं का वर्गीकरण,
विभिन्न प्रकार के, हमने कहा ना बहुदेववाद का प्रचलन था, तो विभिन्न प्रकार के देवताओं का उल्लेख हुआ है। उन देवताओं को 3 भागों में बांट करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आकाश के देवता, आकाश के देवता, फिर हैं अंतरिक्ष के देवता, और लास्ट में है पृथ्वी के देवता। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि आकाश के देवता। तो आकाश के देवता का जो मुख्य कार्य था वह था कि मानव जीवन के विभिन्न समस्याओं का निदान करना। ध्यान से समझ लीजिए, हमने कहा कि आकाश के देवता का मुख्य कार्य था मानव जीवन के विभिन्न समस्याओं का निदान करना। ये आकाश के देवता का मुख्य कार्य था। तो आकाश के देवता में जो नाम आता है, सूर्य आता है, ठीक है, सूर्य है, वरुण है, पूषण है, ठीक है, सूर्य है, वरुण है, पूषण है, और अश्विन है, उषा है, अश्विन, उषा, ये आकाश के देवता हैं। अब देखिए एक एक को। सूर्य का काम लोगों को दिशा देना, समाज में उजाला करना, खुशी देना है सूर्य का काम, ठीक है। वरुण को ऋतु का संचालक कहा गया है। इसका मतलब विश्व में नैतिक व्यवस्था स्थापित करने का काम किसका था? वरुण का था। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। अश्विन का काम विपत्तियों को नाश करना, विपत्तियों को समाप्त करना अश्विन का काम था, ठीक है। तो आपने अभी कुछ समय पहले परसों के क्लास में हमने जो फर्स्ट वीडियो वैदिक काल का था उसमें हमने बोगजकोई अभिलेख का उल्लेख किया था कि एशिया माइनर में एक प्लेस है बोगजकोई, और वहां से जो अभिलेख मिला है उसमें जो उल्लेख है इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है, इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। वहां पर जो नासत्य है, जो देवता का है नाम कहा गया है, वही ऋग्वैदिक काल का अश्विन है, जिसका मुख्य काम था विपत्तियों का नाश करना, विपत्तियों को समाप्त करना। और उषा ये देवी है, ठीक है। ये जो है उजाले के, इनको कहा जा सकता है कि ये जो मुख्य रूप से जो सुबह सुबह जो सूर्योदय होता है तो ये जीवन की अच्छी शुरुआत हो, ये उषा का काम था। ये सुबह सुबह जो हम बात करते हैं कि अच्छी शुरुआत की बात करते हैं, उषा का काम था। तो ये मुख्य रूप से हम इन देवताओं की जो बात करते हैं कि ये आकाश के देवता थे, तो आकाश के देवता का काम क्या था वो हमने बता दिया। अब एक है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता का जो काम है मुख्य रूप से जो कहा जाता था कि अंतरिक्ष के देवता का जो मुख्य कार्य था प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करना। ये अंतरिक्ष के देवता का मुख्य काम है कि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करना। एक एक चीज को आप देखते चलेंगे यहाँ पर तो आपको क्लियर होते चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इस अंतरिक्ष के देवता में जो महत्वपूर्ण है इंद्र, मरुत, इंद्र है, मरुत है, वायु है, रुद्र है, वायु है, रुद्र है और पर्जन्य है। इंद्र इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त मिलते हैं, 250 सूक्त ऋग्वेद की में मिलते हैं इंद्र पर। और कहा जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इंद्र पर 250 सूक्त मिलते हैं, इसे वर्षा का देवता कहा गया। और इंद्र ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरा है मरुत, ये आंधी तूफान के देवता थे। मरुत वायु जो लोगों को जीवन प्रदान करते थे, वायु कहा गया। रुद्र जो थे
वह शिव के प्रारंभिक रूप थे। जो वर्तमान में शिव है, शिव की जो कार्य है वो आप जान रहे हैं। तो शिव का जो प्रारंभिक रूप था वो रुद्र था। और पर्जन्य, यहाँ पर एक देवता का नाम आता है पर्जन्य, ये वर्षा के देवता है पर्जन्य। ठीक है, वर्षा एवं नदी के देवता कह सकते हैं। वर्षा एवं नदी के देवता जो है वो पर्जन्य है। तो इस तरीके से अंतरिक्ष के देवता को आप देखिए। अब दूसरी बात है पृथ्वी के देवता। यहाँ पर लास्ट में आइए पृथ्वी के देवता की हम बात करें। तो पृथ्वी के देवता का जो मुख्य कार्य था, पृथ्वी पर मानव के सुरक्षा एवं विकास में सहायता प्रदान करना, ये पृथ्वी के देवता का मुख्य काम है। अब पृथ्वी के देवता में कौन कौन है शामिल हैं? अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है और पृथ्वी है। अब देखेंगे हमने कहा नाम किसका किसका, अग्नि, सोम, बृहस्पति और पृथ्वी। अब देखिए ऋग्वेद में अग्नि को दूसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। अग्नि पर ऋग्वेद में 200 सूक्त मिलते हैं। इंद्र पर 250 सूक्त और अग्नि पर 200 सूक्त। तो अग्नि को ऋग्वैदिककालीन देवता में दूसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। और ध्यान रखना है, हमने कहा है कि वरुण को तीसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। तो अग्नि का जो मुख्य काम था कि देवता और मानव के बीच में मध्यस्थता का काम करना। मतलब मानव जब देवता की आराधना करता था तो मानव की भावनाओं को अग्नि देवता तक पहुंचाने का कार्य करती थी। तो आपने देखिए, जैसे आप देखेंगे कि जब यज्ञ होता है और यज्ञ में जब हवन कार्य हम करते हैं, हवन का डालते हैं, तो उस हवन में जो उच्चारण होता है स्वाहा का होता है। स्वाहा अग्नि की पत्नी है, ठीक है। और उस जो यज्ञ में जो हवन हुआ और जो धुआं उससे हुआ, तो ये माना गया कि जो मानव पूजा अर्चना कर रहा है, देवताओं को आहुति दे रहा है, हवन कर रहा है, तो उसके माध्यम से अपनी भावनाओं को देवता तक पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब हमने कहा कि अग्नि तत्कालीन समय में अग्नि का काम मध्यस्थता करना था। सोम वनस्पतियों के देवता थे, ठीक है। और बृहस्पति को कहा गया है कि वे बृहस्पति उस समय ये देवताओं के गुरु कहा गया है। यज्ञ इत्यादि का संचालन जो है बृहस्पति के माध्यम से ही होता था। तो यज्ञ इत्यादि का संचालन बृहस्पति करते थे, गुरु कहा गया है, ये गुरु थे, उसकी इन्हीं काम था संचालन करना। और पृथ्वी जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं कि पृथ्वी लोगों को जीने की जो तरीका है वह पृथ्वी के से होता है। और कह सकते हैं कि पृथ्वी के माध्यम से ही लोग पृथ्वी पर जीवित रह सकते थे। तो यह जो पृथ्वी एक देवी है, देवता ही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम अभी आपको बताए कि धर्म में हम दो बातों को फोकस किए हैं कि एक जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषताएं थी उनको बताया, और हमने कहा था उन विशेषताओं में कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में बहुदेववाद का प्रचलन था। मतलब एक देवता नहीं थे, अनेकों देवी देवताओं का उल्लेख आया है। तो जितने देवताओं को उल्लेख आया है ऋग्वैदिक कालीन समाज में, उसको हम 3 भागों में बांट करके देखे और सभी को अलग अलग हमने लिख करके यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित बातें थी। अब ऋग्वैदिक काल में जो टॉपिक है, प्रारंभिक बातों को बताने के बाद इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को देखा आपने। यहाँ से बार बार मैं कह रहा हूँ, जो चीजें बताया हूँ कि देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण। इनको क्रम से सजाने के लिए दे देगा, ठीक है, कि क्रम से सजाने के लिए दे देगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। अंतरिक्ष के देवता में पूछ देगा कि निम्न में से कौन अंतरिक्ष के देवता नहीं थे। पृथ्वी के देवी देवता में पूछ देगा कि निम्न में से कौन पृथ्वी के देवता थे, कूट दे देगा कि अग्नि, सोम, बृहस्पति, वायु। एक कूट बना दिया। दूसरा बना दिया
अग्नि, बृहस्पति, पृथ्वी, भूषण, और चौथा बना दिया अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी। तो आपको टिक लगाना है चौथे विकल्प में। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न जो पूछा जाता है यहीं से पूछा जाएगा। रित के संचालक पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, या अन्य स्टेट सर्विसेज एग्जाम में। तो यह जो धर्म है, यहाँ पर आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इसका सब टॉपिक है ऋग वैदिक काल का। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धर्म है, राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे एक प्रश्न निश्चित रूप से। तो आशा है कि टॉपिक की सभी बातों को अच्छी तरीके से आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक को आज यहीं पर मैं छोड़ रहा हूँ, समाप्त हो रहा है। अब कल जो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, कल की वीडियो में अब आप उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।